एवरीवन, भारत लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का एम्पायर था। तो ये साउथ इंडिया का मैप है और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये विजयनगर एम्पायर है। और विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में थी बहामनी सल्तनत, जो कि इसका पड़ोसी राज्य थी विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। और इसकी एक दुश्मन भी रही है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत से ही। तो दिल्ली सल्तनत जैसे जैसे पॉलिटिकली अनस्टेबल हो रही थी वैसे वैसे साउथ में पावर के नए नए सेंटर्स इमर्ज हो रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल क्यों हो रही थी, इसका रीज़न क्या है कि नंबर 1 तो ये वाली बात है कि दिल्ली सल्तनत में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। हमने देखा था कि जो सुल्तान बनते थे वो अपने पुराने वाले सुल्तान को मारकर बनते थे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट जो है उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि दिल्ली सल्तनत को अलग अलग जगहों से रेबेलियन फेस करना पड़ रहा था, विद्रोह फेस करना पड़ रहा था। जैसे कि हमने मेवाड़ किंगडम पढ़ा, साउथ इंडिया के मुसुनरी नायक पढ़े, ईस्ट में हमने नरसिम्हदेव वन के अंडर ईस्टर्न गंगा टेरिटरी देखी। तो ये सब दिल्ली सल्तनत को रजिस्ट ही तो कर रहे थे। फिर तीसरी बात ये थी कि जो बहुत दूर दूर के एरियाज़ थे वहाँ पर दिल्ली सल्तनत का वीक कंट्रोल हो रहा था। इसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं हम। तो ये उस टाइम पर इंडिया का मैप था और ये जो है ये तुगलक डायनेस्टी के अंडर में दिल्ली सल्तनत का एरिया है पूरा, ठीक है। तो जो सुल्तान है वो यहाँ पर बैठा होता था दिल्ली में, लेकिन यहाँ से साउथ इंडिया पर नज़र बनाकर रखना, इतने दूर के एरियाज़ में नज़र बनाकर रखना, कंट्रोल बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पर। तो इसीलिए ये जो दूर दूर के एरियाज़ हैं यहाँ पर कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाया और इसकी वजह से साउथ इंडिया में अलग अलग पावर्स इमर्ज होने लगी, जैसे कि विजयनगर एम्पायर, जैसे कि बहामनी सल्तनत। तो इसे कुछ इस तरीके से समझ के देखो कि स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं ये प्रिंसिपल बाकी सारी क्लासेस पर निगरानी रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। कैसे? कैमरास के थ्रू, और वहाँ पर ये जो है वो राउंड लगाते रहते हैं क्लासेस में, तो नज़र रहती है। तो इससे क्लासेस में एक डिसिप्लिन बरकरार रहता है, बच्चे ठीक से पढ़ते हैं, ज़्यादा शोर नहीं मचाते। लेकिन जिन क्लासेस में ना तो कैमराज हैं ना ही प्रिंसिपल वहाँ पर राउंड लगाते हैं, जो स्कूल में ही काफ़ी दूर वाले एरिया में लोकेटेड है मान लो, तो उन क्लासेस में क्या होगा, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही होगी, है ना। तो वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं बना होगा। तो कुछ इसी तरीके की कहानी यहाँ पर भी है कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो तो दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान है, ठीक है। और जो क्लासेस हैं वो साउथ इंडिया की अलग अलग जगह हैं जहाँ पर वो नज़र नहीं बना पा रहा है, अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहा है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, फिर इकट्ठा हुए और अपनी अपनी पावर जो है उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली, अलग अलग एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिए। तो 14th सेंचुरी में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, जो शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर थे। इन लोगों ने दिल्ली की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। अब देखो कहानी क्या चल रही है। सबसे पहले हम आते हैं अपनी टाइमलाइन पर, जो कि हमें बार बार देखनी चाहिए जिससे हमें चीज़ें याद हों, ठीक है। तो हमने 1206 में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट देख लिया था कि जो मोहम्मद घोरी था उसकी डेथ हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। फिर 1326 में मेवाड़ किंगडम का रीएस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो ये जो मेवाड़ किंगडम था ये लगभग 530 सीई के टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन फिर किसी वजह से इसका डाउनफॉल हो गया। लेकिन दोबारा से इसका इस्टेब्लिशमेंट 1326 में हो जाता है, तो ये कहानी इसकी रहती है। फिर 1336 में विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश होता है साउथ इंडिया में, लेकिन इसी के साथ में जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर अभी दिल्ली सल्तनत चल रही है। हमने देखा था तुगलकों का टाइम पीरियड है 1320 से 1414 का, है ना। और इसी के बीच में 1336 में विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश होता है और 1347 में बहामनी सल्तनत इस्टेब्लिश होती है। तो नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत चल रही है और साउथ में विजयनगर एम्पायर और बहामनी सल्तनत इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। फिर 1398 में तिमूर दिल्ली पर अटैक करता है, जो कि हमने पढ़ लिया है। फिर 1498 में पुर्तगाली जो हैं वो भारत में आ जाते हैं। उसके बाद में 1526 में पानीपत का पहला बैटल होता है जिसमें बाबर जो है वो जीत जाता है और मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। फिर 1556 में पानीपत का सेकेंड बैटल होता है जिसमें अकबर जीतता है। 1565 में तालीकोटा का बैटल होता है और विजयनगर सिटी का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। विजयनगर सिटी जो थी वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी,
ठीक है। तो विजयनगर अंपायर 1336 में इस्टेब्लिश होता है और फिर 1565 में तालीकोटा के बैटल के साथ में इस विजयनगर अंपायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और आगे जाकर लगभग 1646 में विजयनगर अंपायर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है जिसमें महाराणा प्रताप को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर 1671 में सराय घाट का बैटल होता है जिसमें जो अहोम हैं वो मुगल्स को हरा देते हैं। तो अहोमों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा का फॉर्मेशन करते हैं। 1754 में मराठा का कंट्रोल दिल्ली पर शुरू हो जाता है। तो इसका जो मैप है वो है मेरे पास, उससे हम समझ लेंगे इसी वीडियो में कि मराठों का कितना बड़ा रूल था और 1754 में इनका दिल्ली पर कंट्रोल शुरू होने लगता है। ठीक है, 1799 में सिख अंपायर इस्टेब्लिश हो जाता है और 1799 के बाद में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक हमारी पूरी मीडिएवल हिस्ट्री होगी जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वापस से हम अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। हम कहाँ थे कि दिल्ली सल्तनत तो वीक होती चली जा रही थी। फिर 14th सेंचुरी में यानी कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया साउथ इंडिया में। अब ये दोनों कौन थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में गवर्नर थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने और गवर्नर नियुक्त किए थे अलग अलग जगहों पर, या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने अलग अलग गवर्नर्स अलग अलग जगहों पर अपॉइंट किए थे। जैसे कि एक बंगाल का गवर्नर हमने पढ़ा था जिसको नरसिंह देव वन ने हराया था। तो उसी तरीके से साउथ इंडिया में कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को अपॉइंट किया था। ये दोनों साउथ इंडिया के ही थे। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, कुछ टाइम तक तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में ये रहे, लेकिन बाद में जैसे ही इन्होंने देखा कि यार दिल्ली सल्तनत तो वीक हो रही है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इन्होंने दिल्ली की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया जो कि साउथ इंडिया में एक सिग्निफिकेंट फोर्स उभर कर आया। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शक्ति बनकर आया विजयनगर अंपायर। ठीक है, इसके बाद में ये एक फ़ोटो दी गई है विरूपक्ष टेम्पल की। ये जो आपको दिख रहा है ये है विरूपक्ष टेम्पल और ये विजयनगर सिटी के ही र्यून्स हैं। र्यून्स यानी कि खंडर, जो बहुत पुराने समय के जो भी रिमेन्स बच गए हैं, फिजिकल रिमेन्स, उसे जो हम आज देख पा रहे हैं ये सब खंडर है। ठीक है, ये सब र्यून्स हैं। तो विजयनगर सिटी जो है उसको हम आज के टाइम पर हम्पी के नाम से जानते हैं और ये हम्पी है कर्नाटक में। तो थोड़ा सा हम इसका मैप भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये इंडिया का मैप है जिसमें बाउंड्री शो नहीं की गई हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफिकली समझ लेते हैं साउथ इंडिया से। तो बिल्कुल साउथ टिप पर था विजयनगर अंपायर। ठीक, और इसी विजयनगर अंपायर में यहाँ पर लोकेटेड है विजयनगर सिटी जिसे हम आज के टाइम पर हम्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर विजयनगर अंपायर की कैपिटल थी। इसके अलावा विजयनगर अंपायर के नॉर्थ में बहामनी सल्तनत थी। ठीक, और ये बहामनी सल्तनत आगे जाकर 5 राज्यों में बट जाएगी, अलग अलग राज्यों में टूट जाएगी। इसके बाद में तुगलक डायनेस्टी सिर्फ इतनी ही रह गई थी क्योंकि तुगलकों के अंडर से ही तो निकलकर ये विजयनगर अंपायर इस्टेब्लिश किया था हरिहर और बुक्का ने, और इसी तरीके से बहामनी सल्तनत भी इस्टेब्लिश हुई थी। तो तुगलकों का एरिया काफ़ी कम हो गया था, जो लगभग पूरा भारत था इनके अंडर में, वो अब सिमट कर सिर्फ इतना ही रह गया। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट में यहाँ पर राजस्थान वाले इलाके में राजपूत राज कर रहे थे। जैसे कि हमने एक राजपूत किंगडम देखा, मेवाड़ किंगडम। ठीक है, तो विजयनगर अंपायर से रिलेटेड एक कहानी है, जैसे कि हमने होयसलों से रिलेटेड कहानी देखी थी, उसी तरीके का फोकलोर यहाँ पर भी है। फोकलोर मतलब कि लोगों की बहुत पुरानी कहानियाँ जो वो अपनी पीढ़ियों को सुनाते चले आ रहे हैं बहुत समय से। तो वही फोकलोर हमें ये बताता है कि हरिहर और बुक्का ने हम्पी नाम की जगह पर, जो उस टाइम पर विजयनगर था, वहाँ पर उन्होंने एक दृश्य देखा, एक सीन देखा। उन्होंने क्या देखा कि एक खरगोश मुड़ा अचानक से और पैक ऑफ हाउंड्स यानी कि कुत्तों के झुंड का पीछा करने लगा। वैसे क्या होता है कि कुत्ते खरगोश का पीछा करते हैं, कुत्ते जो हैं वो खरगोश का शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने देखा कि खरगोश जो है वो पीछे पलटकर इन कुत्तों का पीछा कर रहा है। तो ये सीन उस खरगोश की अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और करेज को शो कर रहा है। उसकी ताकत को ये दिखा रहा है कि जो कमज़ोर है वो भी ताकतवर बन सकता है अगर उसमें हिम्मत है तो, है ना।
और जब उन दोनों भाइयों ने ये कहानी अपने गुरु विद्यारण्य को बताई तो विद्यारण्य ने इसको कुछ इस तरीके से बताया कि ये रेजिलियंस और ब्रेवरी का सिंबल है। रेजिलियंस मतलब कि मुश्किल में टिके रहना, तो कैसे टिका जाता है वो इस खरगोश से तुम सीख सकते हो। तो ये पूरा जो सीन रहा ये रेजिलियंस और ब्रेवरी का सीन रहा, और इसी वजह से विद्यारण्य ने उन दोनों भाइयों को एडवाइस दी थी कि तुम इसी जगह को अपनी कैपिटल बनाओ। तो ये कहानी थी विजयनगर अंपायर की कैपिटल हम्पी बनने की, ठीक है, जो कि उस टाइम पर विजयनगर नाम से जानी जाती थी। तो ऐसे करके इनकी ये कैपिटल बन जाती है। तो ये सिर्फ एक फोकलोर है, इसके हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ये कहानी ही है। तो ये कहानी सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं बहमनी सल्तनत की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो विजयनगर अंपायर के नॉर्थ में बहमनी सल्तनत थी। नॉर्थ का मतलब समझ रहे हो ना, ये है इंडिया का, साउथ इंडिया का मैप। थोड़ा ठीक नहीं बना, एक बार और बना दूं मैं। तो ये जो है ये भी नहीं ठीक बना, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। ये है विजयनगर अंपायर बिल्कुल साउथ में, और विजयनगर अंपायर के नॉर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में कौन सा अंपायर होगा? बहमनी सल्तनत है, और बहमनी सल्तनत एस्टैब्लिश होती है 1347 में, ठीक है। ये बहमनी सल्तनत विजयनगर अंपायर की एक मेजर राइवल थी, यानी कि दुश्मन थी इसकी, जो कि बाद में जाकर 5 अलग अलग स्टेट्स में टूट जाती है, जिनको हम दक्कन सल्तनत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का ये वाला जो एरिया है उसे हम दक्कन बोलते हैं ना, इसीलिए हम इनको दक्कन सल्तनत बोल रहे हैं। तो इन 5 सल्तनत में पहली है बीजापुर सल्तनत, दूसरी गोलकोंडा सल्तनत, तीसरी बेरार सल्तनत, चौथी अहमदनगर सल्तनत, और 5वीं है बीदर सल्तनत, ठीक है। और ये पांचों सल्तनत को रूल कौन करता था? जो फॉर्मर गवर्नर्स हुआ करते थे बहमनी सल्तनत में, जिन्हें बोला जाता था तरफदार, इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी थी। मतलब हुआ क्या था कि जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हुए विजयनगर अंपायर में हरिहर और बुक्का ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, बहमनी सल्तनत वाले लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, उसी तरह से बहमनी सल्तनत वाले लोगों ने वहाँ के जो गवर्नर थे, जिन्हें तरफदार बोला जाता था, इन लोगों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब हम बहमनी सल्तनत के अंदर नहीं आते हैं। और इस तरह से बहमनी सल्तनत 5 अलग अलग स्टेट्स में टूट गई, ठीक है। तो विजयनगर के जो रूलर्स थे उनकी लड़ाई हुई थी बीजापुर सल्तनत के साथ में और गोलकोंडा सल्तनत के साथ में। इसके अलावा उड़ीसा के गजपति रूलर्स थे, उनके साथ में भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो वापस से मैप में आ जाओ, ये नीचे है हमारी विजयनगर अंपायर है ये, ठीक है। और इनकी जो लड़ाई हुई थी वो बीजापुर सल्तनत से हुई थी और गोलकोंडा सल्तनत से हुई थी। इसके अलावा जो कोस्टल वाला एरिया है, जो कोस्टल इलाका आपको दिख रहा है, ये इतना पूरा एरिया ये था गजपति शासकों के अंडर में। जो ओडिशा का कोस्टल एरिया है, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, ये सब गजपति रूलर्स के अंडर में था, ठीक है। तो इनके साथ में भी विजयनगर के रूलर्स की लड़ाई होती है। तो विजयनगर अंपायर वाले लोग इनका थोड़ा सा एरिया कब्जा लेते हैं, क्योंकि पहले यहाँ तक थे ये गजपति रूलर्स, ठीक है। उसके बाद में विजयनगर अंपायर बड़ा हो जाता है। फिर विजयनगर अंपायर में एक रूलर थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, ठीक है। और इनके अंडर में विजयनगर अंपायर सबसे ज़्यादा बढ़ता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। तो विजयनगर अंपायर का एक्सपेंशन कुछ इतना हो जाता है, जो कभी यहाँ तक हुआ करता था, इसकी बाउंड्री वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन्हीं कृष्णदेव राय के बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं गजपति, इसमें एक वर्ड है पति, ठीक है। इस पति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉर्ड या मास्टर, मतलब वो इंसान जिसके पास में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे गजपति हैं तो गज यानी कि होता है एलिफेंट या हाथी, और जिनके पास में हाथी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसके मास्टर हैं, हाथी के मास्टर हैं, उन्हें गजपति बोला जा रहा है। तो ये एलिफेंट जो हैं इनकी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो ये इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करता है गजपति टाइटल। और जो मिडिएवल टाइम था उसमें और भी कई सारी रूलिंग डायनेस्टीज़ इस वर्ड को यूज़ करती थी, पति वाले जो टाइटल को यूज़ करती थी ये, जो कि पावर को और स्टेटर को शो करता है, यानी कि उन डायनेस्टीज़ की शक्ति को बताता है, उनके स्टेटस को बताता है कि उनका स्टेटस कितना ऊंचा है सोसाइटी में।
तो जो विजयनगर किंग्स थे उनको बोला जाता था नरपति, बहामनी सल्तनत के रूलर्स को अश्वपति बोला जाता था, और मराठा जो रूलर्स थे उनको छत्रपति बोला जाता था। ठीक है, और हर एक टाइटल किंगशिप और पावर के एस्पेक्ट को शो करता है, मतलब कौन सा रूलर किस पावर में सबसे आगे है उसको शो कर रहा है। जैसे नरपति का मतलब क्या है, नर का मतलब होता है कोई भी मैन या फिर पीपल। ठीक है, और पीपल का लॉर्ड या पीपल का मास्टर कौन है, विजयनगर किंग्स, यानी कि लोगों पर रूल कर रहे हैं ये, उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी इससे शो हो रही है, इनकी पावर कैसे पता चल रही है कि ये लोगों पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, फिर बहामनी सल्तनत के रूलर्स को अश्वपति बोला जा रहा है। तो अश्व का मतलब होता है हॉर्स, और जिसके पास में बहुत सारे हॉर्स होते थे वो होते थे अश्वपति। तो घोड़े होना उस टाइम पर जो है सेना के लिए बहुत ज़रूरी होता था, घोड़े हाथी ये सब सेना का पार्ट होते थे। तो इससे इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ पता चल रही है। तो पावर में क्या पता चला, मिलिट्री पावर पता चली। ठीक है, फिर मराठा रूलर्स को छत्रपति बोला गया है। छत्र का मतलब होता है अम्ब्रेला या छाता। अम्ब्रेला क्या करता है, हमें बारिश से बचाता है। ठीक है, तो वैसे ही ये मराठा रूलर्स लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले अपने आप को मानते हैं, मतलब कि पति का मतलब क्या है, मास्टर या लॉर्ड, तो लोगों को प्रोटेक्शन देने वाला, ये मतलब है छत्रपति का। और मराठा रूलर्स फिर कौन हुए, लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले हुए। तो इनकी पावर, इनकी किंगशिप लोगों की प्रोटेक्शन में देखी जा रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइटल के मतलबों की बात हो गई। अब हम थोड़ी सी बात ना मराठा अंपायर की कर लेते हैं कि ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो मराठा अंपायर उस टाइम पर नहीं था जिस टाइम पर विजयनगर अंपायर था, बहामनी सल्तनत थी, क्योंकि ये बहुत पहले के हैं। मराठा अंपायर एस्टेब्लिश होता है 1674 में, और जो फाउंडर थे मराठा अंपायर के वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके नाम के आगे छत्रपति लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो जब ये अपनी पीक पर पहुंचता है मराठा अंपायर, तो वो 1759 में पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर में पूरा एरिया है ये मराठा अंपायर के अंडर में था, जिसमें दिल्ली वाला पार्ट भी आ जाता है। दिल्ली पर इनका कब्जा कब हो जाता है, लगभग 1754 में, है ना। यही तो आसपास की बात हम कर रहे थे, हमने टाइमलाइन में देखा था। और 1759 में अपनी पीक पर ये साम्राज्य पहुंचता है, जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज़ हैं और लगभग पूरा ही इंडिया है, पूरा सेंट्रल इंडिया। इधर वाला एरिया बच जाता है, ये वाला बच जाता है, ये बच जाता है। ठीक है, लेकिन अंपायर इनका काफ़ी बड़ा रहा मराठाओं का। तो हमने थोड़ा थोड़ा सभी अंपायर्स के बारे में देख लिया है। बहामनी सल्तनत पढ़ ली, विजयनगर अंपायर पढ़ लिया, गजपति रूलर्स पढ़ लिए, और मराठा अंपायर के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया है। इसके अलावा जो मराठा वाला चैप्टर है वो तो अगला चैप्टर है ही, उसमें भी हम पढ़ेंगे। और फिर अगली वीडियो में हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय विजयनगर अंपायर के रूलर थे, जिन्होंने विजयनगर अंपायर को अपनी पीक पर पहुँचाया। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे विजयनगर अंपायर में। इनके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।